नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं हरियाणा में जो टीचर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका टीएसटी पीएचटी या फिर पीआरटी वाला 2024 में जो आपका दिसंबर में जो आगे होने जा रहा है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर हरियाणा जीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इनको करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके स्टेट के अलावा अगर आप एचएससी का अन्य भी एग्ज़ाम है, क्योंकि ये भी जा चल रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा प्रदेश के वनों में विविधता पाई जाती है, तो इसका जो प्रमुख कारण इनमें कौन सा है? जलवायु है, तापमान है, वर्षा का अंतर है या फिर ये सभी है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा इसमें ऑप्शन डी वाला, तो इन सभी को जा माना गया है। तो हरियाणा राज्य की जो स्थिति है, स्थिति इसके अनुसार सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय वन की अधिकता पाई जाती है, किंतु जलवायु, तापमान, मृदा एवं वर्षा में भिन्नता के कारण वनों में विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में पाई जाने वाली जो प्रमुख जड़ी बूटियां हैं, ये इनमें कौन सी हैं? कुरंड, खेटी, सखावली या ये सभी? तो यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ जो हैं ये सभी हैं, जो ऑप्शन डी में आई है, जिसमें कुरंड है, सखावली है, खेटी है, तो ये सारी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा प्रदेश में कौन सी वनस्पति की अधिकता पाई जाती है जिसका उपयोग रस्सी बनाने में होता है? धामण, मकोए, सरकंडा या सदाबहार, किसका प्रयोग होता है? तो इसके लिए जो प्रयोग में आएगा जो ऑप्शन बी में है, सरकंडा। तो राज्य में जो है सरकंडा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और रस्सी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राज्य में मूढ़ों का कुटीर उद्योग भी इसी पर आधारित है। नेक्स्ट है, मूढ़ों से संबंधित कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है? पुरोट, सरकंडा, पीपल या कुरंड का? मूढ़े बनाने के लिए, तो बैठने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए जो है ऑप्शन सी रहेगा, तथा जो सरकंडे जो होते हैं तिल लगा देते थे, जिनको पहले या बचपन में जिनके तिरकमान बनाया करते थे, तो वही है। तो इसी का प्रयोग किया जाता है, तिल्लू का देते थे जिनको। इसके बाद है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में जो वन आच्छादन है ये कितना माना गया है? वन आच्छादन की बात करें तो ये रहेगा 1602.44 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? 2.5, 3.5, 3.6 या 5.5? तो कितना है? तो इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर ऑप्शन बी वाला है, तो कितना है ये 3.62%। इसके बाद आ जाता है स्टेट वन जो रिपोर्ट है 2019, उसके अनुसार हरियाणा प्रदेश में वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र है ये कितने माने गए हैं? तो वृक्ष आच्छादित जो है ये 1565 वर्ग किलोमीटर में माने गए हैं। इसके बाद है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में रिकॉर्डेड जो वन क्षेत्र है ये कितने हैं? तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र की बात करें तो 1559 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है, वर्ष 2017 की तुलना में 19 में हरियाणा प्रदेश के वन क्षेत्र में कुल कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई थी? तो कितनी की थी? तो ये थी 14.44 किलोमीटर की। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक ज़्यादा वन है? करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र या फरीदाबाद में? तो सबसे ज़्यादा वन है, तो कौन से में है वन? और जहाँ पर ज़्यादा वन होंगे इसका मतलब है कि वहाँ पर जो वर्षा है वो भी ठीक ठाक होगी, अच्छी होती है, क्योंकि पेड़ पौधे से ज़्यादा वर्षा होगी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, वैसे ही आप अगर याद रहता है तो जो पंचकुला है यही हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है? फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल या भिवानी? तो सबसे कम वन है, और जो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये पलवल है। इसके बाद आ जाता है, राज्य में झाड़ियों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है? झाड़ियाँ 150, 170, 154 या 180 वर्ग किलोमीटर झाड़ियों का विस्तार, और इनका जो विस्तार जो है ये 154.29 वर्ग किलोमीटर में मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा प्रदेश में सबसे अधिक झाड़ियाँ कौन से जिले में पाई जाती हैं? महेंद्रगढ़, पंचकुला, मेवात या फरीदाबाद में? सबसे अधिक झाड़ियों की बात करें तो जो महेंद्रगढ़ जिला जो है इसमें सबसे अधिक झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा,
और इसमें क्वेश्चन है कि चैंपियन तथा सेठ के भारतीय वनों के वर्गीकरण 1968 के अनुसार हरियाणा प्रदेश के वन को कितने वन समूह में रखा गया था? 1, 2, 3 या 4 में? तो वनों को कितने वन समूह में रखा गया है? और इसे जो है ऑप्शन रहेगा बी, अर्थात 2 में जैसे रखा गया था। और जिसमें उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन, तो इन 2 भागों में इन्हें बांटा गया था। अब क्वेश्चन है भौगोलिक आधार पर प्रदेश के वनों के कौन से 2 वर्ग थे? तो पहले क्वेश्चन था 2 भागों में बांटा गया था, कौन कौन से थे ये? तो इसमें देखें तो कौन से हैं? शुष्क पतझड़ी वन, कटीले वन या पाइन वन, या ए और सी दोनों? तो जैसे कि अब हमने क्वेश्चन में बात ही की थी, तो ए और सी वाले इसमें आ जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा प्रदेश के किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के जो वृक्ष हैं पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन तो महेंद्रगढ़ में, यमुनानगर, रेवाड़ी, इन सभी में कहाँ पर पाए जाते हैं? और ये इन सभी में ही आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क पतझड़ वन है 100 सेंटीमीटर वर्षा से कम वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के जो वन है ये पाए जाते हैं। और इस वन में सामान्य रूप से शीशम, पीपल, नीम, आम, जामुन और जो है इमली, बड़, रेड़ू, लसूड़ा, सेमर, ये वाले वृक्ष पाए जाते हैं। और जो शुष्क क्षेत्र है इसमें कीकर, फिरास, झरबेरी, पीलू, खैर, ओक, पाठा, जाल, थूहर, सरकंडा, बुई, ये वाले वृक्ष मिल जाते हैं। इसके बाद आ जाता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। इसमें एक वृक्ष नहीं है शीशम, शीर्ष, पीपल या सेमर का। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में अब नहीं आता है एक, ये जो ऑप्शन सी में आया है शीर्ष, तो यही इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के शुष्क क्षेत्र में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? खैर, लसूड़ा, कीकर या संजिया? शुष्क क्षेत्रों की यहाँ पर बात हुई है, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा संजिया, जो इसमें ये नहीं पाया जाता है। तो कौन कौन से है इसमें? कीकर, फिरास, झरबेरी, पीलू, खैर, ओक, पाठा, जाल, थूहर, सरकंडा, बुई, ये वाले हैं, ये नहीं है बस इसमें। इसके बाद आ जाता है उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन का एक वृक्ष नहीं है, जिंगल, अमलतास, सरकंडा या बेहरा? तो उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन का एक वृक्ष नहीं है, कौन सा? जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, तो ये सरकंडा है। और ये जो उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन जो है जैव वन प्रदेश मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से आपको साल, चीड़, पाइन, इनके जो वृक्ष हैं ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन हरियाणा प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला या इन सभी में? उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन तो आपको जो देखने को मिल जाएंगे ये अंबाला में भी, यमुनानगर में भी, और इसके साथ ही जो पंचकुला है, ये जो हिमाचल जो इससे जो लगते क्षेत्र हैं तो उनमें है। इसके बाद आ जाता है साल वृक्ष, ये पाए जाते हैं गुड़गांव में, रोहतक, सोनीपत या कालेसर में, साल वृक्ष। और ये जो साल के जो पेड़ हैं, वृक्ष जो है, आपको ये रोहतक के जो वन है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद हरियाणा प्रदेश के वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? वनों को 2, 3, 4 या 5 में? तो प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर तो इसे जो बांटा गया है, तो ये 3 जो वर्ग हैं, तो इसमें जो इनको बांटा गया है, आरक्षित में, संरक्षित में और अवर्गीकृत में। तो ये 3 वर्ग हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा के प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत प्रमुख वन कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से, जैसे कि अभी हमने बात ही की थी, तो इसमें आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, ये 3 हैं। इसके बाद है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में आरक्षित वन का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो इनका जो विस्तार है ये 229 जो वर्ग किलोमीटर है इसमें है। इसके बाद हरियाणा प्रदेश का सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला पंचकुला, कैथल, पंचकुला, यमुनानगर है।
सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला, और जो ये ऑप्शन ए में है कौन सा, पंचकुला है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद या झज्जर में न्यूनतम। तो सबसे अधिक तो यहाँ पर पंचकुला में थे, अब न्यूनतम कहाँ पर है, तो न्यूनतम जाए सिरसा में है। इसके बाद है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जा 2019, उसके अनुसार राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, और ये है 1158 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आ जाता है राज्य का सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, पंचकुला, गुड़गांव, नुहू या पलवल। तो राज्य का सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला, और ये पंचकुला है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। आरक्षित में और संरक्षित में प्रथम स्थान पर है भिवानी, पंचकुला, सोनीपत या महेंद्रगढ़। तो जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर ये पंचकुला है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन क्षेत्र है। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन क्षेत्र कैथल, अम्बाला, रोहतक या करनाल में। तो इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा हमारा, ये कैथल है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा वन विभाग के अनुसार हरियाणा का जो प्रमुख वन वर्ग है, जिसमें राजकीय, सामुदायिक, निजी या ये सभी है। तो वन विभाग के अनुसार हरियाणा के प्रमुख वन वर्ग, तो इसमें जो है ऑप्शन डी वाला हमारा माना गया है, तो इसमें ये आ जाएंगे अर्थात राजकीय, निजी और सामुदायिक वन। राजकीय वन क्या है, ये ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। सामुदायिक कौन से हो गए, ये ऐसे वन क्षेत्र है जो स्थायी निकाय जैसे कि जिला परिषद हो गई, नगर पालिका हो गई, नगर पंचायत हो गई, ये इनके नियंत्रण में होते हैं। और एक होता है निजी वन, जिन पर व्यक्तिगत लोगों का अपना अधिकार होता है। इसके बाद हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा वन इनमें कौन से में है। तो वनों की इसमें बात करें तो ये जो पंचकुला है, यमुनानगर, गुड़गांव, भिवानी, तो इनमें जो यहाँ पर माने गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है। तो इनमें कौन सा है, यमुनानगर, रोहतक, हिसार या झज्जर। अधिकतम वन क्षेत्र, अधिकतम इनमें वन क्षेत्र वाला जो है ये यमुनानगर है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कौन सा है यहाँ पर, ये फतेहाबाद है। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिसमें जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपका जीरण जो इससे रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट जीरण। ही अवॉइडेड हर अबाउट हिज प्लान्स। तो यहाँ पर अवॉइडिंग आएगा, सेलिंग आएगा, गिविंग या फिर टेलिंग। तो इसमें क्या आएगा, ये उसने अपनी योजनाओं के बारे में उससे बात नहीं की। तो देख सकते हैं क्या बनेगा इसमें, तो ऑप्शन डी वाला जो है इसमें आ जाएगा, टेलिंग जो है इसमें सी आंसर रहेगा। मतलब उसने अपनी योजनाओं के बारे में उससे बातचीत नहीं की, बात नहीं की। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी जो आपने इसमें जो प्रेपोजिशन आ जाती है, ए गुड जज नेवर जंप्स टू द कंक्लूजन, टू, ऑन, इनटू या फिर फॉर। तो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें बनेगा ऑप्शन ए वाला, ए गुड जज नेवर जंप्स टू द कंक्लूजन। तो एकदम से कोई बात नहीं पाता। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस है। अब सही जो कौन से वाला है इसमें, अब सही को अगर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है, ही इज टू रिच टू स्टेव, इसको जो है यहाँ पर सही माना गया है कि वह आदमी इतना अमीर है कि भूखा नहीं मर सकता। ही इज टू रिच टू स्टेव, कि वह इतना अमीर है कि भूखा नहीं मर सकता। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही लाइक माई सजेशन। अब इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका, तो उसे मेरा सुझाव पसंद आया। तो जटिल वाक्य इसमें बदलना है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो इसे जब हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो ऑप्शन बी वाला बनेगा इसका। तो ही लाइक व्हाट आई सजेस्ट, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये चेंज होगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, बीइंग इल ही डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, चेंज इनटू एन कंपाउंड सेंटेंस।
तो यहाँ पर जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें बदलना है, मतलब मिश्रित वाक्य जो है। बीमार होने के कारण वह परीक्षा में नहीं बैठा, तो जो मिश्रित वाक्य है उसमें चेंज करना है। तो he being ill not appear for the examination, it was for the examination that he appeared ill. He was ill and did not appear for the examination. Being ill and not appear in the examination. तो इसमें देख सकते हैं आप कौन से वाला इसका सी आंसर होना चाहिए। तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला बनेगा, he was ill and did not appear for the examination। तो यही इसका सी आंसर बनेगा कि वह बीमार था और परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, लिविंग बिहाइंड द डॉग वाज ए डिफिकल्ट डिसीजन दैट द फैमिली हैड टू टेक अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो ये जो अंडरलाइन जो है लिविंग बिहाइंड, इसका आपने बताना है कि एक ये फ्रेज है, क्लॉज है, सब्जेक्ट है या सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो लिविंग बिहाइंड जो यहाँ पर आया है इनमें से ये क्या है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए वाला है। तो क्या है यहाँ पर, एक ये फ्रेज जो है इसका उदाहरण है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है व्हाट डज आइडियम फ्रेज एंड कॉन्स मीन। तो ये जो यहाँ पर आया है इसमें इसका मतलब क्या है, ये है मुहावरे लोकोक्ति होती है जैसे हिंदी में। तो पक्ष और विपक्ष मुहावरे का जो अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, चेंज ऑफ लाइफ, एग्रीमेंट, और फॉर एंड अगेंस्ट थिंग्स रेगुलरली या रिपीटली। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका, और यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन बी वाला, द आर्ग्यूमेंट्स यूरेस्ड बाय एन अगेंस्ट ए थिंग। तो यही जो इसका बनेगा यहाँ पर, किसी बात के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्क। तो नेक्स्ट आ जाता है, चूज द मीनिंग द वर्ड टीटोलर फ्रॉम द फ्लोइंग। ये जो है इसका मतलब क्या है यहाँ पर, वन हु ड्रग्स ओनली टी, वन हु टेक्स एवरीथिंग, वन हु डज नॉट टेक एनी एंटी-ऑक्सीडेंटिंग ड्रिंक्स, या हु आर सिलेक्टेड इन द मैटर ऑफ ड्रिंक्स। तो ये टिटोलर जो है यहाँ पर इसका मतलब क्या है, और इसका जो अर्थ है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है, वन हु डज नॉट टेक एनी एंटी-ऑक्सीडेंटिंग ड्रिंक्स। तो इससे अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि जो कोई या ये नशीला जो पेय पदार्थ है वो नहीं लेता है। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज द एंटोनियम्स ऑफ स्टिग्मा। इसका जो है विपरीतार्थक बताना आपने, और ये स्टिग्मा जो है ये कह देते हैं उसको जो कलंक जो होता है, कलंक लगना, तो ये वो है। अब इसका उल्टा बताना है, स्टेन, सिमली, ब्लॉट, या कौन से वाला है इनमें। तो इसका जो विलोम जो है यहाँ पर ऑप्शन डी में जो है, तो ये कह देते हैं भेद को। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ। तो इसका जो आपने जो समानार्थक जो शब्द है, डरपोक कह देते हैं इसको, डरपोक। तो इसका बताना है समानार्थक, अप टू डेट, ब्राइट, टीमिड, या कोई सा भी नहीं। तो इसका कौन से वाला है फिर यहाँ पर। अब इसका जो बनेगा ऑप्शन सी वाला, टीमिड जो है इसको कह देते हैं, ये है डरपोक। इसके बाद आ जाता है करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन। अब जो सही पंक्ति जो है इसमें जैसे हिंदी में होता है विराम चिन्ह वगैरह लगाकर बनाना वाक्य, तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर आपने बतलाना है इसका कौन सा वाला सही बनेगा। अब इसमें अगर हम यहाँ पर सही देखें तो कौन से वाला बन रहा है, तो सही जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर रहेगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपना अभ्यास लिख लिया है। तो इसी को क्या है यहाँ पर सही माना गया है। इसके बाद आ जाता है पॉइंट आउट द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ओ गॉड डू नॉट पुट मी टू द टेस्ट सैड आई। तो इसका कौन सा बनेगा, भगवान मेरी परीक्षा मत लीजिए उसने कहा, या तो कौन सा बनेगा इसका यहाँ पर।
अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए वाला, आई प्रेड टू गॉड नॉट टू पुट मी टू द टेस्ट। तो इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर भगवान से, भगवान को हम आदेश तो दे नहीं सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। तो आई प्रेड टू गॉड नॉट टू पुट मी टू द टेस्ट। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। माई टीचर ऑफन से टू मी दैट इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड आई शैल फेल। अब इसका यहाँ पर कौन सा बन सकता है। मेरा जो टीचर है, शिक्षक, अक्सर मुझसे कहते हैं कि अगर मैं कड़ी मेहनत नहीं करूँगा तो मैं असफल हो जाऊँगा। तो कौन से वाला इसका यहाँ पर बनेगा। तो इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला इसका बन जाएगा। तो माई टीचर ऑफन से टू मी इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। क्योंकि यहाँ पर जो है ये इंडायरेक्ट जो है इसमें आपने बनाना था। इसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस। आई एट माई फूड। अब ये जो है पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है, सिंपल में है, कंटिन्यू में है या सिंपल में है। कंटिन्यू में तो है ही नहीं, क्योंकि आईएनजी होना चाहिए अगर कंटिन्यू वाला है। तो अब ईट एट, अब इसमें देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको सही कर सकते हैं। तो क्या है, ये पास्ट में बना है, और पास्ट कौन से में, सिंपल में। जो भूतकाल जो है सिंपल वर्तमान भूतकाल होता है जैसे, तो सिंपल भूतकाल जो उसका है, तो यही इसका बन जाएगा, सेकंड फॉर्म होती है जैसे। अब आ जाता है यहाँ पर मिसस्पेल्ड। अब मिसस्पेल्ड यहाँ पर कौन से में है। अब मिसस्पेल्ड की बात करें तो जो ऑप्शन डी में है, RHYTORIC, तो यही जो यहाँ पर गलत है। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो क्या होना चाहिए था, RHETORIC। तो इस प्रकार से जा बनता RHETORIC, ये वाला होना चाहिए था। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर इसके क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर जो मात्रात्मक जो योग्यता इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। और जिसमें जो पहला क्वेश्चन जो इसका मान आपने बतलाना है, तो मान इसका कौन सा बनेगा। तो मान की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, ये किसका बनेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है 4320 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बनेगा। 4320 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो इसके लिए जो हम ये जो 4320 जो है इसका समावर्तक जैसे होता है, और तो निकालेंगे, मतलब इसके टुकड़े बना लेंगे। तो टुकड़े बनाने पर जो है यहाँ पर ये आ जाएगा 2 गुणा में 2, तो यह जो है आपको 1 2 3 4 5, 3 गुणा में 3 गुणा में 5, इस प्रकार से बनेगा ये। तो इसको घन बनाने के लिए 3 में से 3, ये जो 3 के जो है ये वाले, तो ये जोड़े बनाने होंगे, मतलब कितने 3 जोड़े बनाने होंगे हमने। तो घन बनाना है तो 2 और कौन सा होगा 5 गुणा में 5, 2 और 3 के तो बनेंगे, 2 के 3 के और 5 के। तो इसका जो है यहाँ पर ये लघुत्तम आ जाएगा, लघुत्तम जा लेकर फिर यहाँ पर जो इसका, क्योंकि हमने घन बनाना था तो घन के लिए 2 गुणा में 5 गुणा में 5 इस प्रकार से आएगा, तो मतलब 50। तो ये इससे इसका हो जाएगा। तो जब आप इसे निकाल के देखोगे तो उसके बाद जैसे ही हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अनुक्रम जो है यहाँ पर बतलाना है इसका।
और अनुक्रम की बात करें तो कौन सा बनेगा इसमें, तो अनुक्रम जाए इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो 3 जाए इसका आएगा। इसके बाद है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। यदि कोई परिवार चीनी पर अपने व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहता है तो उसे चीनी की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा ये वाला 20%। तो इसमें कमी प्रतिशत वाला जो है फार्मूला आपने लगा लेना है सीधा, 100 गुणा में 25 और बटे में 100 माइनस 25%, तो ये आ जाएगा आपका 2500 में बटे 125%, जो निकल के आएगा आपका 20, ये वाला। इसके बाद है 6, 14, 18 और 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या एक समानुपात बनाएगी, तो कौन सी बनाएगी यहाँ पर, तो इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला बनेगा, इसका 2 हो जाएगा ये। तो इसमें 6, 14, 18 और 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर इनका परिणामी संख्या एक समानुपात हो जाएगी, तो इसमें 6 + 2 जो हमने करना होगा, इसी प्रकार से 6 + 2 इसमें, और इसी प्रकार से 14 + 2 इसमें, और ऐसे ही 8, ये 18 है, 18 + 2, और इसी प्रकार से 38 + 2, तो इसमें जो है 8, 16, 20, 40 ऐसे बन जाएगा ये। तो फिर ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और इसी प्रकार से यहाँ पर 1:2, तो ऐसे जाए आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, मतलब जैसे ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ऐसे 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो ऐसे है, क्योंकि इसका 8, 16 बनता है और ये 20, 40। इसके बाद है अभिषेक और प्रीति के पास मिलाकर 41 रुपये। अभिषेक के पैसों का 1/4, प्रीति के पैसों के 1/7 से रुपये 2 अधिक है, तो प्रीति जैन के पास पैसे हैं, अब कितने हैं, तो ये है ₹21। नेक्स्ट आ जाता है, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए ₹12,600 की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो हर बेटी का जो हिस्सा है वो कितना होगा, तो हिस्सा कितना होगा, तो ये होगा 600 रुपये। नेक्स्ट है, अगम ने 2 साइकिलें कुल 1500 में खरीदी और एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य होगा, तो कितना होगा, तो यह होगा 600 रुपये और 900 रुपये। नेक्स्ट है, किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, 44% छात्रों ने गणित। यदि छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया और 40 ने दोनों लिए, तो कक्षा में छात्रों की जो कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर क्या है, अपने छात्रों की जो संख्या मान लेनी है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 72x बटे में 100 प्लस में 44x बटे में 100 माइनस में x, तो बराबर आ जाएगा 40। अब जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 116x बराबर 40 प्लस में x गुणा में 100, वो ये आ जाएगा 16x बराबर 4000 और x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 250, ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो उसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी होगी, तो ऑप्शन सी वाली 2 एकक की। तो इसमें क्या, यदि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो फिर आपने ये लगाना होगा पाई आर की 2h और 2πr h, तो r की 2 हो जाएगा ये। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो हमारी रीजनिंग है, इसके क्वेश्चन हैं।
और यहाँ पर क्या आपने ये जो सर्कल जो है ये इसमें जो क्वेश्चन मार्क वाला ये बताना है कि ये कैसे बने हुए हैं। तो पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम देखें तो 9 गुणा में 9 हुआ है और 9 को 9 से ही गुणा किया गया है और 9 को 3 से इसी प्रकार से 9 गुणा 9 और 9 गुणा 3 इनको आपस में फिर भाग की गई है, तब ये 3 आता है। निम्न 81 भाग 9 तिया 27 तिया 81। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, इसमें भी अगर हम देखें तो ये वाला जो है इनकी गुणा हो जाएगी, इसी प्रकार से इसकी गुणा हो जाएगी और ये भाग हो जाएगा, तो भाग होकर फिर ये आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप इसमें कर सकते हैं इनकी भाग 8 पंजे 40 और भाग 4 दूनी 8, तो 8 पंजे 40 5 आना चाहिए। तो कौन सा आना चाहिए यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 पंजा 40। तो यहाँ पर जैसे हमने इसमें किया था तो 16 6 96 और 8 ये 8 तिया 24, तो इसका 4 आया था, 4 में से 1 हमने किया था तब जाके 3 आया था। इसी प्रकार से यहाँ पर है फिर ये 8 पंजे 40 और ये 4 दूनी 8, तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 में से 8 पंजे 40 और 5 यहाँ पर हमने 1 कम किया था तो यहाँ से 2 कम करेंगे, फिर इसका 3 आएगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन 1 वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, अलका ने एक चित्र को इंगित करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के ससुर का इकलौता पोता है। चित्र के उस व्यक्ति का अलका से क्या संबंध है? अलका ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के ससुर का इकलौता पोता है, मतलब स्वयं से बात है यहाँ पर। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कौन सा बनेगा, तो भाई की बात यहाँ पर हो रही है, तो वह व्यक्ति जो उसका भाई है। तो जहाँ पर ये इकलौते की बात हो मतलब स्वयं से बात है वहाँ पर, तो अलका का क्या भाई है। इसके बाद है यहाँ पर गोविंद जो है इन्होंने पश्चिम दिशा की ओर 16 किलोमीटर यात्रा की है। तो इसके लिए दिशाएं हम लिख लेते हैं यहाँ पर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो मतलब यहाँ पर है जैसे, तो गोविंद ने पश्चिम दिशा की ओर 16 किलोमीटर की यात्रा की। आप पश्चिम देख सकते हैं ये वाली साइड है, तो पश्चिम में क्या है 16 किलोमीटर की यात्रा की। फिर वह बाएं मुड़ा, अब यहाँ पर राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड, मतलब बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर जहाँ चला 10 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर चला, उतने चला मतलब जहाँ से चलना शुरू किया था 16 किलोमीटर। अब गोविंद जहाँ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पर पहुँच गया। अब ये गैप जो बताना है, जब ये 16 था ये भी 16 था तो ये मतलब 10 है, तो ये भी 10 होना चाहिए, तो यही जैसे आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आएगा। अब इससे आगे का बताना है कौन सा बनेगा, यहाँ पर कौन सा कोड यहाँ पर क्रम चला हुआ है। तो ABCDE EFGHI, तो ये वाला कुछ क्रम चला हुआ है यहाँ पर। इसी आधार पर देखें तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर कौन सा बनेगा, KPNO, ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के समुदाय में जो समुदाय से भिन्न है या समुदाय से संबंधित नहीं है वो आप बतलाना है। जल, वायु, गैसोलीन या सीमेंट, तो समुदाय से अलग है। अब कौन सा है, अब इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी में है सीमेंट, क्योंकि सीमेंट चाहिए प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा इसको बनाया गया है और सारे भगवान की देन है। इसके बाद यदि इंडिया को हम 125, इंग्लैंड को 343 लिखे तो न्यूजीलैंड को क्या लिखेंगे, तो पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो IND आइए 1 2 3 4 5 जो है इसका यहाँ पर पावर 3 की गई है, तो ये आ जाएगा 125।
इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं इनका 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर इसकी पावर 3 करेंगे तो 343 आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर भी 9 की पावर जब हम 3 करेंगे तो 729 ये आ जाएगी, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में से जो लुप्त संख्या वो आपने बतलानी है यहाँ वाली। अब इसमें देखें तो 117 और जो 28 है इनको जोड़कर 145 आ जाता है। इसी प्रकार से 211 में 11 जोड़ते हैं तो 222 आ जाता है। तो इसका भी सीधा है, इसमें से कम कर लो, इसमें से कम कर लो तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा बी वाला। इसके बाद ए और बी एक बिंदु से शुरुआत करते हैं। एक दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। फिर 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। बी उत्तर की ओर 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। तो ए की जो स्थिति से अब कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा ये वाला, 7 किलोमीटर बनेगा और इसके साथ ही उत्तर की साइड में। इसके बाद है निम्नलिखित आकृति में वर्ग औषध विक्रेता को दिखाया गया है। त्रिभुज नर्तकियों को दिखाता है, वृत्त स्त्री रोग विशेषज्ञों को दिखाएगा और आयत महिलाओं को। अक्षर का कौन सा समूह स्त्री रोग विशेषज्ञों को दिखाता है, जो न तो महिला है और न ही नर्तक। स्त्री रोग विशेषज्ञ होने चाहिए जो न तो महिला हो न ही नर्तक हो। तो इसके लिए जो पहले तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज किसको दिखा रही है, नर्तकियों को दिखा रही है। और ये जो वृत्त है ये है स्त्री रोग विशेषज्ञ, और जो आयत है ये महिलाओं वोमेन जो उनको दिखा रहा है। अब आपने बताना है कौन सा अक्षर समूह स्त्री रोग विशेषज्ञों को दिखाएगा। अब स्त्री रोग विशेषज्ञ कौन से है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं इसमें सर्कल वाले। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा इसका, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, जो ना तो महिला हो ना ही नर्तक। तो ये एच वाले हैं क्योंकि ये इनसे अलग होने चाहिए। इसके बाद है रेखा की कक्षा में लड़कियों से दुगनी संख्या लड़कों की है। रेखा ऊपर से 17वें स्थान पर, और यदि रेखा के आगे 7 लड़कियां हैं और कक्षा में अंतिम से रेखा का स्थान 20वां है, तो रेखा से पीछे से कितनी लड़कियां हैं। तो मतलब जैसे ये है क्रम। अब इसमें क्या है, रेखा ऊपर की साइड से 17वें नंबर पर है, और यदि रेखा के आगे 7 लड़कियां हैं, इससे आगे क्या है 7 लड़कियां हैं, और कक्षा में अंतिम से रेखा का जो स्थान है यहाँ मतलब लास्ट से जो है वो 20वां है, तो पीछे से कितनी लड़कियां हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमने लड़कियों की संख्या मान ली x, लड़कों की कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी 17, और साथ में 20 में से एक कम कर लेंगे हम, एक कम करके जो कितना आ जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर 3x बराबर कितना आ जाएगा 36, और x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो इसलिए रेखा से पीछे लड़कियों की जो संख्या कितनी होगी 12, 1 माइनस 7 कितनी 4। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।